64% of the stocks are down between 25 to 50%. Another 19% are down more than 50%. So basically about 85%, 85% स्टॉक 25% से ज़्यादा गिरे हैं। तो इसी कारण जो जैसे कहते हैं ब्लड ऑन द स्ट्रीट ज़्यादा है, इंडेक्स में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो रही है। तो अगर आप स्मॉल कैप को देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स लेवल पर जो 2008 का हाई था वहाँ से लगभग 80% गिरा, 78% टू बी एग्जैक्ट। And when something falls 80%, it has to go 5 times for you to come to zero. ये चीज़ लोग भूल जाते हैं, स्कूल का गणित भूल जाते हैं। Hello and welcome to Market की बात, where we dive deep into the world of finance and market trends. मैं हूं संदीप और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट देवीना मेहरा, जो फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देवीना काफी एक्सपीरियंस है और उनका फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज बहुत वास्ट है। After setting up India's leading securities and research firm in the 90s, she spearheaded the company's global foray. देवीना ने फर्स्ट ग्लोबल को 1996 में स्टार्ट किया था और आज ये एक वेल रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन जो कि इंटरनेशनल इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैम ऑथर हैं नेशनल बेस्ट सेलर बुक मनी मिथ्स एंड मंत्रास, जिसमें इन्वेस्टिंग के कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं, जैसे एसेट एलोकेशन को समझना और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन पर इंसाइट्स देना। और बुक का एक कंपेलिंग पार्ट है इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करने का साइंस। और आज हम उनसे बात करेंगे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, मार्केट के करंट ट्रेंड्स पर और फ्यूचर आउटलुक के बारे में। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं देवीना मेहरा से उनकी जर्नी के बारे में। मेरा पहला क्वेश्चन मैम, देवीना, स्मॉल एंड मिड कैप्स पिछले एक साल में काफी वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ा है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को देखते हुए, जो कि पिछले 6 महीने में 15% डाउन रहा है, और निफ्टी स्मॉल कैप 20% से डाउन रहा है। आप इन कंपनीज की करंट हेल्थ को कैसे असेस करती हैं? देखिए संदीप जी, मैं जो कह रही हूँ आज वो मैं 6-8 महीने पहले भी वही चीज़ कह रही थी। मैंने अब ट्विटर पे अपना रीपोस्ट भी किया जुलाई का ट्वीट, और मैंने उस समय भी कहा था कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप से ब्रॉडली निकल जाइए। मतलब हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो, अलग बात है, बट ब्रॉडली वहाँ से निकल जाइए। प्रॉफिट बनाया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और लार्ज कैप स्टेडियर पोर्टफोलियो में जाइए। तो वो तो पिछले साल के एटलीस्ट पहले 10 महीने तो इतना यूफोरिया था कि लोग बात सुनने को राजी नहीं थे। सबको लगता था कि इतना आप कंजर्वेटिव क्यों कहती हैं, इतना रिस्क मैनेजमेंट पर क्यों एम्फसाइज करती हैं। मेरे एक आरएम ने तो मुझे ये भी कहा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे थे कि सुनने में आपकी मैम अच्छी लगती हैं, लेकिन वो तो मदर टेरेसा के तरह बात करती हैं, वो सब बातें छोड़िए और आप स्मॉल कैप स्कीम लॉन्च करिए। तो वो जब यूफोरिया होता है तब लोग रीज़न सुनते नहीं हैं। सबको लगता है कि कम से कम, कई लोग तो ये भी बोलते थे कि हम बहुत एग्रेसिव नहीं हैं, हमको आप 35% कंपाउंडेड दे दीजिए तो काफ़ी है। आई सेड यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो दैट इज़ द होल पॉइंट। पीपल फॉरगेट हिस्ट्री, पीपल फॉरगेट कि बाज़ार क्या चीज़ है। और आप पिछले 18-19 साल में भी देखें तो लगभग हर साल 10% का करेक्शन तो आता ही है। सो इट इज ओनली 3 or 4 years where you did not see that, and out of that 1 year was 2023. So after 2 years you have seen this kind of move. Now I mean I'd like to sort of split it into two, which is the way you frame the question also on large caps and small caps. तो जहाँ तक लार्ज कैप्स का सवाल है, मुझे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं नज़र आता है, और उसका एक कारण ये है कि वी लुक एट इंडियन मार्केट्स, वी थिंक इक्विटी gives 15-16% return, which has been the average since, let's say, the Sensex started. But that there have been very large variations. From year to year ही नहीं, from decade to decade. तो जो पहला डेकेड था 1980s का, that then the compounding was 21%. Next time it was 14, then 17. But जो लास्ट डेकेड 2010 to 20 था, दैट हैड वेरी लो रिटर्न्स। आपने अगर 100 रुपये लगाया होता 2011 में, तो 10 साल में आपको केवल 230 मिलता, जबकि आपका फिक्स डिपॉजिट रेट ही उस समय
ऐसे थे कि आपको 200 तो फिक्स डिपॉजिट में ही मिल जाता, आराम से। तो इक्विटी का आपको रिटर्न ही नहीं मिला, एंड दैट इज व्हाट क्रिएटेड द रूम फॉर द बुल रन फ्रॉम द कोविड लोज. एंड इवन नाउ यू आर नॉट लाइक probably not even at the trend line, let alone be high above. So अभी भी मतलब ये मैं नहीं कह रही कि 3% 5% मज़ार और नहीं घट सकता, बट यू आर ब्रॉडली इन द रेंज. 64% of the stocks are down between 25 to 50%. Another 19% are down more than 50%. So basically about 85%, 85% स्टॉक 25% से ज़्यादा गिरे हैं. तो इसी कारण जो जैसे कहते हैं ब्लड ऑन द स्ट्रीट ज़्यादा है, इंडेक्स में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो रही है. तो अगर आप स्मॉल कैप को देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स लेवल पर जो 2008 का हाई था वहाँ से लगभग 80% गिरा, 78% टू बी एग्जैक्ट. And when something falls 80%, it has to go 5 times for you to come to zero. ये चीज़ लोग भूल जाते हैं, स्कूल का गणित भूल जाते हैं. तो दूसरी चीज़ है कि वो 2008 का जो हाई था वो 8 साल के बाद क्रॉस हुआ 2016-17 में, बट वो भी थियोरेटिकल है बिकॉज स्मॉल कैप इंडेक्स हर साल 18-20% चेंज होता है. तो 8 साल बाद जो इंडेक्स है उसका पुराने इंडेक्स से कुछ लेना देना ही नहीं होता है. तो जो स्टॉक्स गिरे थे, ये प्रिंसिपल की बात है कि हर तेजी में जो स्टॉक चलते हैं उसमें से बहुत कुछ वापस ही नहीं आते हैं कभी. ये नहीं कि आप आई विल बी पेशेंट, आई विल होल्ड ऑन टू इट एंड इट विल कम बैक, वो नहीं होता है. मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि डोंट ट्राई टू मेक इट अप फ्रॉम द सेम स्टॉक और इवन द सेम फंड. यस, बिकॉज वो कई चीज़ें हैं जो कभी वापस नहीं आएंगी. लेट अलोन कंपनीज विद काइंड ऑफ गो आउट ऑफ बिजनेस, जैसे वो रिलायंस पावर का IPO आपको याद होगा. तो इतना मैडनेस थी एंड देन दैट कंपनी वेंट बस्ट, बट दैट्स वन. बट इवन जैसे DLF है, DLF का जो लिस्टिंग के टाइम का प्राइस था वो कंपनी चलती रही लेकिन वो भाव नहीं आया, तो नहीं आया, डेकेड्स तक नहीं आया. तो ये चीज़ सब लोग भूल जाते हैं. और मैंने कहा बहुत सारे इन्वेस्टर्स नए हैं, हमेशा कोशिश करिए कि दूसरे की मिस्टेक से सीखें. और बहुत सारे स्टॉक है जो शून्य में विलीन हो जाते हैं. अगेन यू आर ओल्ड इनफ टू रिमेंबर कि IPO मार्केट में कितनी बार बूम्स आए हैं. 90s में तो देवर ईयर्स व्हेन देवर 1200 IPOs एंड 1300 IPOs, एंड आज की डेट में खाली 4-4,500 कंपनी ट्रेड होती हैं. Many more have listed over the years and just disappeared. So don't forget that. Right. So ma'am, investors. तो अभी भी मतलब केयरफुल रहने का मतलब you should be invested. हाँ, so I mean just as a recap, I agree. You should be invested, but in a steady portfolio. It doesn't mean that you hold on to exactly what you are holding till today. Right. तो मैम जो इन्वेस्टर्स को क्लोजली क्या स्पेसिफिक फैक्टर्स देखने चाहिए? लिक्विडिटी देखें, वैल्यूएशंस देखें, या अर्निंग्स क्वालिटी देखें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले? आपको देखिए अर्निंग्स क्वालिटी और वैल्यूएशन तो देखना ही है. राइट. और जस्ट अर्निंग्स क्वालिटी नहीं, मतलब इन द सेंस मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अधिकतर लोग खाली ये देखते हैं इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. सेल्स कितना बढ़ा, मार्जिन में क्या हुआ, अर्निंग्स ग्रोथ क्या थी. आपको अगर आप खुद से निवेश करना चाहते हैं तो आपको बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोज वो सब देखना पड़ेगा. रिटर्न ऑन कैपिटल में क्या हो रहा है, ट्रेंड. और चूंकि कंपनीज भी ये जानती हैं कि मोस्ट इन्वेस्टर्स लुक ओनली एट द इनकम स्टेटमेंट, दे हाइड थिंग्स एल्सवेयर. तो जैसे अगर इफ देयर इज अ स्लो डाउन, मोस्ट कंपनीज वुड फर्स्ट ट्राई टू पुश सेल्स बाय गिविंग मोर क्रेडिट टू क्लाइंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो आपका रिसीवेबल डेज पहले बढ़ेगा, कैश फ्लोज पे प्रेशर पहले नजर आएगा बिफोर इट शोज अप इन द इनकम स्टेटमेंट. बिकॉज पहले तो कंपनी ये ट्राई करेगी कि एटलीस्ट सेल्स और प्रॉफिट तो ठीक ठाक नजर आ जाए. बिल्कुल. दोज आर द थिंग्स. सो यू ऑलवेज हैव टू गो इन डेप्थ इफ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ. देयर इज नो कंपल्शन कि आपको खुद ही से निवेश करना है, लेकिन अगर करना है तो ये है लिक्विडिटी. आई एम नॉट टॉकिंग जनरल मार्केट लिक्विडिटी कि FII खरीदेगा या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन खरीदेगा, दैट्स इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. बट आप कंपनी में निवेश करें तो ज़रूर हाँ देखिए कि लिक्विडिटी, आई मीन वी एज पार्ट ऑफ आवर रिस्क मैनेजमेंट फोकस वेरी स्ट्रांगली ऑन दैट, and which is one of the reasons why we actually cut back on small cap, because small cap में risk management बहुत ही मुश्किल है. because if you can put a stop loss, but when those stocks fall, they fall like a stone. बिल्कुल. थैंक यू. अच्छा मैम, पिछले कुछ महीनों से इंडियन इक्विटीज़ और ग्लोबल मार्केट्स के में कुछ सिंक नहीं रहा.
जहाँ ग्लोबल मार्केट्स आर ऑल टाइम हाई, जैसे हम देख रहे हैं नैस्डैक एंड ऑल, और वहाँ निफ्टी हमारा 15% डाउन है. व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? क्या ओपिनियन है आपका इसके बारे में? सी मार्केट में हमेशा ही डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट ही परफॉर्मेंस रहता है हर साल. राइट. हाँ, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वही करें जो अमेरिका कर रहा है. हम लोग तो खाली अमेरिका को ही देखते हैं, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है. राइट. यूरोप है, दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, दूसरी डेवलप्ड मार्केट्स भी हैं. तो वो तो हमेशा ही स्प्रेड रहता है. हर साल सभी की सभी मार्केट तो सेम नहीं चलती हैं. बिल्कुल. जैसा मैंने बोला 2022 में तो नैस्डैक वाज एट एन और वाज ऑलमोस्ट द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स. 42 इंडेक्सेस में आई थिंक इट वाज नंबर 40. तो वो तो हर साल ये बदलता है. और इसी के कारण मैं बोलती हूँ कि डोंट बी इन ओनली वन मार्केट इवन इफ इट्स योर होम मार्केट, बिकॉज ये होम मार्केट बायस होता है. हर कंट्री के लोग अपनी कंट्री में ज़्यादा निवेश करते हैं और भारत में ये कुछ ज़्यादा ही है. और उसका कारण ऑफ कोर्स ये भी है कि पहले कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं थी, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे बाहर. बिल्कुल. अब बात अलग है, आप कर सकते हो. पर अभी भी माइंडसेट वही है कि हम भारत ही देखते रहते हैं. तो ये तो मेरे लिए कॉज है कि प्लीज़ डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एटलीस्ट हैव 30% ओवरसीज. एंड उसका एक कारण बिसाइड्स द फैक्ट दैट डिफरेंट मार्केट्स डू डिफरेंटली एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम इज़ ऑल्सो. मैं आपको एक ही स्टैटिस्टिक दूँ कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो डॉलर 12 रुपया था. Oh, yes. The course of a career 85-87% depreciation हो गया. Right. तो when you are talking of long term goals कि 10 साल 20 साल 30 साल away goals, how can you forget this? Yes. You always have to have a globally diversified basket. राइट. मैम, ये जो आपने बात करी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की, आपकी बुक मनी मिथ्स एंड मंत्रास पे आते हैं ज़रा. इसमें इन्वेस्टिंग के कुछ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स कवर किए हैं आपने, जैसे कि एसेट एलोकेशन को समझना और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन पर इंसाइट्स देना. आपकी बुक का एक कंपेलिंग पार्ट है इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करने का साइंस. क्या आप ह्यूमन बिहेवियर का इंसाइट्स शेयर कर सकती हैं जो इन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, और लिसनर्स इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? संदीप, सबसे पहली चीज़ मैं बोलती हूँ कि जो सबसे अच्छी चीज़ आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कर सकते हैं कि जब आप निवेश करें, व्हेन यू बाय अ स्टॉक और व्हाटएवर, से दैट आई कैन बी मेकिंग अ मिस्टेक, बिकॉज अ सर्टन परसेंटेज ऑफ योर डिसीजन आर गोइंग टू बी मिस्टेक्स, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर. आप यही बात देखिए ना कि वॉरेन बफेट जो है वो जो खरीदते हैं उसमें 85% 2 साल के अंदर बेच देते हैं, मेजॉरिटी 6 महीने के अंदर ही बेच देते हैं. Right. तो ऐसा कोई नहीं है कि और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट्स आर अबाउट प्रोबेबिलिटीज, दे आर अबाउट एम्बिग्विटीज. सो आपको भविष्य नहीं मालूम है. अब कोविड का टाइम जिसने देख लिया उसको अभी भी ये समझ में नहीं आया कि भविष्य आपको नहीं मालूम है, तो कब मालूम चलेगा. और अगर एक तो बात है कि आपको 2020 के शुरू में नहीं मालूम था कि हाँ ऐसा पैंडेमिक आएगा और दुनिया इतना डिसरप्ट होगी, लेकिन अगर हम उस समय आपको बोलते कि आप ऐसा कुछ होगा जिससे रिटेल ज़ीरो हो जाएगा, ट्रैवल ज़ीरो हो जाएगा, होटल ज़ीरो हो जाएंगे, तो आप कह सकते थे कि बुल रन आएगा. बिल्कुल. तो वो इतना डिस्कनेक्ट हो सकता है. तो और ये भी मैं कहती हूँ, जो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है पढ़ने का, कि हाउ योर ओन माइंड और ब्रेन ट्रिप्स यू अप, बिकॉज वी एज ह्यूमन बींग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड टू बी ग्रेट इन्वेस्टर्स. हमारा जो फोकस था 2 ही चीज़ हमारा ब्रेन का, प्रोक्रिएशन एंड सर्वाइवल. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर सो हार्ड कोडेड इन अस. जैसे एक लॉस एवर्जन बायस कहते हैं कि आपको मतलब दिल में बहुत दुख होता है लॉस बुक करने में, और इसलिए आप लॉस बुक नहीं करते हैं. और या जैसे आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें जो आपको खुशी मिलती है वो उससे बहुत कम है जितनी अगर 1 लाख का लॉस हो जाए उसमें जो दुख होता है. बिल्कुल. तो इसलिए वो आपको सिस्टम बना के, जब जैसे कि आपने सेल का कहा, तो अगर आपको बहुत ही सिंपल सिस्टम चाहिए, बहुत ही सरल सिस्टम चाहिए, तो एक तो चीज़ होती है कि जब आप खरीदें तो उसमें एक तो आप टारगेट नहीं रखें कि हाँ 50 पे खरीदा है तो अगर 100-150 हो गया तो निकल जाएंगे, बिकॉज उस तरह से आपके मल्टी बैगर्स मिस होंगे. लेकिन ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस. सो लेट अस से आपने 25% का स्टॉप लॉस लगाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 50 पे कोई चीज़ ली तो वो 37.5 पे वो फिक्स हो गया.
व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सो फ्रॉम द हाई। राइट। सो मतलब वो 50 से 100 हुआ, 100 से 85 हो गया, 85 हो गया, तो आप नहीं निकलेंगे। उसके बाद फिर वो चल के 140 हुआ, 160 हुआ, 200 हुआ, आप रहिए। लेकिन जब 200 से वो वापस 150 आ गया, मतलब 25% टॉप से गिर गया, तो आप निकल जाइए। तो ये होगा कि कुछ केसेस में कि उसके बाद फिर स्टॉक चल गया, बट ऑन द एवरेज इट विल सेव यू मनी। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सिस्टम, बट पॉइंट इज़ कि आपको थोड़ा अपने निवेश में सोच समझ के कुछ सिस्टम डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि जब मार्केट गिरेगा तब मैं सोचूंगी या सोचूंगा, तो उसमें आप वो फंसे ही रह जाएंगे, बिकॉज आपका माइंड आपको हर तरह से ट्रैप करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की, और खासकर मुझे डैनियल कानामन की दोनों किताबें, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और नॉइज, इसी कारण पसंद है। एक तो होता है सिस्टमैटिक बायस, उसके अलावा भी आप खुद ही को देख लीजिए कि जिस दिन रास्ते में ट्रैफिक में लड़ाई हो जाएगी या घर से लड़के आए हैं, तो आप वो सेम डेटा को दूसरी तरह देखेंगे। और बहुत तरह की इस तरह की स्टडीज़ है। मतलब सबसे हंसी की बात तो ये है कि जैसे स्टडीज़ दिखाती हैं कि अगर आपको जमानत चाहिए या बेल चाहिए, तो अगर जज के पास लंच से पहले जाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा बाद में जाएंगे जज को भूख लगी हुई है। लंच के बाद जाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपको बेल मिल जाए। तो वही बोल रहे हैं ना, ह्यूमन माइंड इज़ नॉट इवॉल्व टू ऑप्टिमाइज थिंग्स, सो इट इज़ इवॉल्व फॉर समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। तो इसलिए आपको सिस्टमैटिकली चीज़ें करनी पड़ेंगी, और हम तो इसीलिए हमारा जो भी एक्सपर्टीज़ है हमने उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम में डाला है, सो दैट ऑन द सेम बेसिस ऑल स्टॉक्स कैन बी लुक्ड एट। ओके। अदरवाइज आप 800 स्टॉक कैसे देखेंगे? मतलब हम लोग 1000 करोड़ मार्केट कैप से ऊपर के स्टॉक्स देखते हैं, तो आप 800 स्टॉक्स को मतलब सिस्टमैटिकली रैंक करने के लिए वो सिस्टम काम आता है। ग्लोबली हम लोग 20,000 से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ देखते हैं, तो उस सब के लिए सिस्टमैटिक, तो आप अपने लेवल पे भी कुछ सिस्टम बनाइए कि ये जो स्टॉक्स मुझे खरीदने हैं, दे शुड मीट दीज पैरामीटर्स। बिकॉज कई बार लोग कहते भी हैं कि हाँ हम देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, रिटर्न देखते हैं, ये देखते हैं, पर आप उनका पोर्टफोलियो देखें तो उसमें वो नहीं नज़र आएगा। बिकॉज पोर्टफोलियो तो ले लिया है कि टेलीग्राम ग्रुप में कुछ सुन लिया, टीवी पे कुछ सुन लिया, दोस्त ने पार्टी में बता दिया, तो वो सब चीज़ों से बचें, और अपना जितना भी आपको खुद से निवेश करना है उसमें भी कुछ सिस्टम से करिए कि हाँ ये पैरामीटर्स हैं, इससे मैं ये फिल्टर्स हैं, ऐसे देखना है। तो उन पैरामीटर्स, और एसेट एलोकेशन की आपने बात की, हाँ सॉरी मैंने वो बात मेरी रह गई। एसेट एलोकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं यही कहती हूँ कि आप सब कुछ एकदम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश भी ना करिए। अगर मोटा मोटा आपका एसेट एलोकेशन ठीक है, और उसमें ग्लोबल भी होना चाहिए। एसेट एलोकेशन में अक्सर लोग ग्लोबल भूल जाते हैं, और एक बार पहले देखिए कि करंट एसेट एलोकेशन क्या है। जैसे गूगल मैप में आपको खाली डेस्टिनेशन नहीं डालना होता, आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी डालना होता है कि कितना मेरा इक्विटी में है, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी हो, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, कितना फिक्स्ड इनकम में है, मतलब वो फिक्स डिपॉजिट से लेके फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड तक, रियल एस्टेट में कितना है, गोल्ड में कितना है, अगर और कुछ है ये क्रिप्टो वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा मत रखिए, बट एक बार पूरा देखिए कि है कहाँ, और फिर वो ऑप्टिमल है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि कभी भी 100% इक्विटी में मत रखिए। ओके। समटाइम्स पीपल आस्क मी कि आई एम 25, आई हैव अ गुड जॉब, शुड आई हैव 100% इन इक्विटी? आई से नो, यू शुड नेवर हैव 100% इन इक्विटी, बिकॉज योर इक्विटी शुड बी मनी यू डोंट हैव टू टच एटलीस्ट फॉर 8 to 10 years, इवन लॉन्गर प्रेफरेबली। तो वो बीच में कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत तो आती ही है। यू माइट लूज योर जॉब, यू माइट वांट टू स्टडी फर्दर, घर खरीदना है, पेरेंट्स बीमार हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको 100% तो इक्विटी में नहीं रखना चाहिए, और डाइवर्सिफाई करके कॉन्शियस एसेट एलोकेशन करिए, कॉन्शियस ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करिए। अदरवाइज मैं बोलती हूँ कि आप स्कार्स, सिंगल कंट्री, सिंगल करेंसी, सिंगल एसेट रिस्क में मत पड़िए, अदरवाइज इट विल स्कार यू। यस। So basically what you're saying, and just for the investor is, for our viewers is कि asset allocation is important, global diversification is very important, do not marry your stocks, parameters ज़रूर रखिए but loss भी book कीजिए, stop loss बहुत ज़रूरी है। जी, I always say don't get emotionally involved in your stocks. Yes, don't आपको प्यार खाली अपने family and friends से करना है। Your portfolio has only one purpose, to make you money, and the market has no interest in
कई बार होता है ना कि 100 में खरीदा था, 65 हो गया, 100 जाएगा तब निकलेंगे। लेकिन मार्केट हैज नो इंटरेस्ट इन व्हाट प्राइस यू परचेस्ड इट एट। और दूसरी बात है कि मनी इज फंजेबल। आपने चलिए इस स्टॉक में लॉस बनाया, तो अभी जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है वहाँ निवेश करिए और वहाँ से लॉस रिकूप करिए। इसी स्टॉक या इसी स्ट्रैटेजी से रिकूप करना, ऐसा कहीं लिख के नहीं दिया हुआ है, पैसा सेम है। फेयर इनफ, ग्रेट मैम। ओके मैम, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बारी बजट में जो रीसेंट टैक्स कट अनाउंस किया है, उसे कौन से सेक्टर्स या कंपनीज को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, खासकर लो इनकम टैक्स पेयर्स के पास ज़्यादा पैसा आने पर? देखिए, वैसे तो ऑन द मार्जिन इन थ्योरी ऑल दिस शुड हेल्प फॉर इंस्टेंस FMCG कंपनीज। इंडिया में तो हाउस होल्ड बजट का ये हाल है कि फूड प्राइसेस बढ़ते हैं और फॉर्चुनेटली अभी फूड इन्फ्लेशन भी थोड़ी कम हुई है। तो आप साबुन और टूथपेस्ट में डाउनग्रेड कर लेते हैं। आई मीन दैट्स व्हाट द डेटा शोज। राइट। ऑफ कोर्स नॉट ऑल ऑफ दोज पीपल विल बी इनकम टैक्स पेयर्स। दैट माइट बी इवन बिलो दैट थ्रेशोल्ड। And so that should help on the margin. But also remember, मतलब this was the strange thing कि आपने ये टैक्स में ये सब बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन आप बजट एस्टिमेट्स देखें तो पर्सनल इनकम टैक्स दे हैव बजटेड विल ग्रो बाय आई थिंक 14.5%, whereas corporate tax and GST are supposed to grow by about 10.9%. Okay. Nominal GDP growth obviously is not 14.5%. So मतलब in spite of these cuts, the finance ministry is expecting the personal income tax to go up disproportionately. Not only go up more than corporate tax, more than GST, more than nominal GDP. Yes. और उसका एक तो कारण मुझे समझ में आया है कि उन्होंने बजट किया है कि STT ऊपर जाएगा। अब STT मतलब SEBI is trying to curb speculation and the finance ministry is budgeting कि वो बढ़ेगा कि आप और सट्टा करेंगे। तो this is like a little bit of a disconnect on the personal income tax. Quite a disconnect. Yes ma'am. Okay ma'am, आजकल बहुत बात हो रही है वैल्यू वर्सेस ग्रोथ को लेके, इन्वेस्टिंग के बारे में स्पेशली। आप मिड कैप स्पेस में ऐसी कंपनियों को कैसे आइडेंटिफाई करती हैं जो लॉन्ग टर्म में अपना ग्रोथ सस्टेन कर सकें और वैल्यूएशन को ग्रोथ पोटेंशियल के साथ कैसे बैलेंस करती हैं आप? सच अ टफ थिंग। हाँ, मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में तो बात नहीं करूँगी, लेकिन हमारा जो फ्रेमवर्क है, इससे मैंने कहा हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसीलिए ली है कि एक तो उसमें है कि आप, जैसे मैंने कहा कि यू कैन लुक एट मेनी मोर स्टॉक्स एंड लुक एट इट विदाउट बायस, विदाउट नॉइज। द अदर थिंग इज फॉर ईच कंपनी यू कैन लुक एट मेनी मोर फैक्टर्स। राइट। और फैक्टर्स भी हम लोग कई लेवल तक जाते हैं। जैसे ग्रोथ तो हुआ एक तरह से, अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो इट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव, बट यू कैन लुक एट द सेकंड डेरिवेटिव विच इज एक्सीलरेशन, और द थर्ड डेरिवेटिव विच इज जर्क। तो कई बार सिग्नल्स पहले आते हैं बिफोर दे शो अप इन ग्रोथ, सो ऑल दोज थिंग्स वी लुक एट। और दूसरी बात ये भी रहती है कि कोई भी कंपनी सब पैरामीटर्स पे अच्छी नहीं होती और सब पैरामीटर्स पे या खराब भी नहीं होती। तो अदर थिंग विच द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डज इज हाउ टू कंबाइन, तो उसको कैसे वेटेज दें कि आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिले। तो उसमें फाइनेंशियल्स भी होते हैं, वैल्यूएशन भी होती है। लेकिन अब आप जो बोल रहे हैं कि अगले 10 साल क्या अच्छा करेगा, वो किसी को नहीं मालूम रहता। कई बार मुझे ये सोशल मीडिया पे भी लोग पूछते हैं कि आपने HDFC बैंक निकाला था 1996 में, और या अमेजॉन निकाला था 2001 में, तो हमको बताइए आज का HDFC बैंक या अमेजॉन कौन सा है, और हम अपने बच्चे के लिए खरीद के रख दें। हमने कहा देखिए, जो भी आपको बोलता है जिसके पास ये जादू की छड़ी है या क्रिस्टल बॉल है कि कौन सी चीज़ इतने साल अच्छी करेगी, वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज आज तक भी संदीप, दुनिया में कोई निवेशक, कोई फंड मैनेजर, कोई नहीं हुआ है जिसका पोर्टफोलियो में 100% तो आप छोड़िए 40-50% भी मल्टीबैगर रहे हों। बिल्कुल, ये हुआ ही नहीं है, किसी को नहीं मालूम। मतलब जेफ बेजोस और आदित्य पुरी को नहीं मालूम होगा कि ये हमारी कंपनी की ये ट्रेजेक्ट्री रहेगी 20 साल। Exactly. अब बहुत से बहुत जिस टाइम रेकमेंड कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ ये दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, उसके आगे की विजिबिलिटी किसी के पास नहीं है। एक्सेल शीट में आप बहुत अच्छी फेरी टेल सुना सकते हैं कि हर साल 20% आप कंपाउंडिंग दिखाइए कि ये कंपनी 20% ग्रो करेगी 25 साल, उसके बाद उस पर ये
पी लगा दीजिए तो ये हो जाएगी वैल्यू. दैट्स ऑल नॉनसेंस. आई मीन नोबडी हैज दैट विजिबिलिटी. I mean, Rakesh Jhunjhunwala, for example, he bought so many stocks. He did not know कि मेरे पैसे Titan, CRISIL और Lupin में बनेंगे. बिल्कुल. Every time you met him, he was talking about some other stock. Yes. And it is not as if कि in companies की trajectory again was that well known. I mean, I just read this book called The Tanish Story, written by the CEO of Titan. Right. And if you look at the history of that whole business, so many times मतलब बिजनेस का कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, ये हाल हो गया कि बस अब बंद कर देते हैं, फिर जाके टाटा सन्स को बोल रहे हैं कि नहीं 6 महीने हमको और दीजिए, हम लोग शायद इसको टर्न अराउंड कर लें. तो उस तरह के अप्स एंड डाउन्स रहे. तो किसी को क्या मालूम रहता है कि किसी स्टॉक का क्या ट्रेजेक्ट्री रहेगा. तो इसीलिए हम लोग तो हर चीज़ बेस जीरो से हर क्वार्टर देखते हैं. ओके. और उसका कारण ये भी है कि एक आपने बायसेस की बात की थी, तो एक एंडाउमेंट बायस भी होता है कि जो चीज़ आपके पास है उसकी आपको वैल्यू ज़्यादा लगती है. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि होल्ड रेटिंग का सोल एंड पर्पस इज बिकॉज ऑफ एंडाउमेंट बायस. अदरवाइज थियोरेटिकली इफ यू विल नॉट बाय अ स्टॉक टुडे, यू शुड नॉट होल्ड अ स्टॉक. फेयर इनफ. तो वो आपको मिड कैप में भी मिलेंगे. अब तो एक्चुअली मिड कैप का भी कट ऑफ इतना ज़्यादा कर दिया है सेबी ने. तो वो मिड कैप भी कई तो लार्ज कैप ही हैं. राइट. पर ये आपको नहीं मालूम रहेगा कि 10 साल की ट्रेजेक्ट्री किसी भी कंपनी की कैसी है, बिजनेस की या स्टॉक की. राइट. मतलब 2-3 साल तक तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट 10 साल इज अ लॉन्गर पीरियड. मतलब कंपनी को भी आप बताइए संदीप, किसी कंपनी को आप बोलोगे 2 साल बाद तुम्हारा कितना प्रॉफिट होगा, उनके पास होगा क्या नंबर? नहीं. हम लोग बड़ी कॉन्फिडेंस से एक्सेल शीट में डाल देंगे. प्रोजेक्शंस में डाल देते हैं. और ये मैंने डेटा कई बार दिया है कि एक्सेल शीट में तो सब एक्सेल शीट में ग्रोथ ही ग्रोथ होता है ना. कोई वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो कोई नहीं दिखाता है. पर इतना मुश्किल है प्रॉफिट ग्रोथ. आप 20 साल 30 साल की बात कर रहे हैं या 10 साल की भी, अगर 10 साल की भी आप बात करें तो हर साल प्रॉफिट ग्रोथ देना बहुत मुश्किल काम है. हर साल एनी प्रॉफिट ग्रोथ, आई एम नॉट इवन सेइंग 5%, 10%, 15% कंपाउंडेड, बट ग्रोथ ग्रेटर देन जीरो every year for even 10 years, which is not a long time. Right. 4,000 odd companies में, I've given this data earlier also. Right. Only 17 companies that showed growth every year, and this is not an outlier number. कि लोग बोलेंगे बीच में कोविड था या ये था. हमने ये एक्सरसाइज कई बार की है, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले. वो रेंज वही रहता है. कभी 22 कंपनी आएंगी, कभी 25 कंपनी आएंगी. उतने ही भर कंपनी हर साल 10 साल भी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है. 20 साल प्रॉफिट ग्रोथ दिखाने वाली अब एक ही कंपनी बची है, HDFC बैंक. मतलब पिछले साल तक एक सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी थी, पर फिर उसका डिक्लाइन आ गया. तो इट इज दैट डिफिकल्ट. लाइक एट वन पॉइंट आई रिमेंबर Pidilite वाज इन दैट लिस्ट, एंड देन द नेक्स्ट ईयर द Pidilite प्रॉफिट डिक्लाइन. तो हर साल प्रॉफिट ग्रो ही करना इतना मुश्किल है. मैम, ये मार्केट्स पे कुछ डाउनवर्ड प्रेशर रहा है, जिसमें निफ्टी 50 दिसंबर से लेकर अभी तक 7 to 8% ड्रॉप कर गया. आपने पहले रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकिल्स के बारे में बात की है अभी. तो अभी जो करेक्शन हो रही है, क्या आपको लगता है कि हम लंबा पीरियड डाउनवर्ड प्रेशर में आ रहे हैं, या फिर यहाँ जा रहे हैं एल से, या फिर शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन आप इसको कहेंगी? मतलब देखिए, मैंने तो शुरू में ही आपको बोला कि मुझे लगता नहीं कि लार्ज कैप मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कोई क्रैश का डर है. राइट. विच ऑफ कोर्स डजंट मीन कि डाउनसाइड नहीं है. हो सकता है डाउनसाइड के बाद कुछ टाइम साइडवेज रहे, बहुत एकदम से हाई नहीं बनाए. बट इट इज़ टाइम टू रिमेन इन्वेस्टेड, बिकॉज ये आपको नहीं मालूम रहता कि कब मार्केट चलेगा. और दूसरी चीज़, हमने ये भी लॉन्ग टर्म डेटा देखा है कि आप पिछले, जब से सेंसेक्स लगभग शुरू हुआ है 40 odd years, आप हमने कहा कि सपोज यू टेक आउट द 10 बेस्ट डेज दैट यू आर इन्वेस्टेड फॉर द 40 years एक्सेप्ट द 10 बेस्ट डेज. आप बोलोगे 10 दिन क्या होते हैं 40 साल में, बट दैट टेक्स अवे 2/3 ऑफ योर रिटर्न. तो अगर आपने 100 रुपये लगाए, वो अगर लेट अस से 75,000 हुए हैं, तो इफ यू टेक आउट द 10 बेस्ट डेज इट कम्स डाउन टू 25,000. इफ यू टेक आउट द 30 बेस्ट डेज, विच इज नॉट इवन 1 day a year, you are down now to by 90%. So instead of 75,000, you are in the 7,500 range.
एंड दिस इज़ नॉट एन आउटलायर रिजल्ट. आप S&P में भी देखें तो सेम ही ट्रेंड है. S&P में 100 साल में आप 100 बेस्ट डेज निकाल दें तो यू आर एक्चुअली नेगेटिव. आपका मतलब बढ़ा ही नहीं. आपने $100 से शुरू किया था, अब आप $90 पे आ गए. तो therefore most of the time, till unless there are only very occasional times when you know कि a crash is coming, and COVID was one of them. I mean, I tweeted about it on February 2, March 2, 2020. Sorry. So but वो बहुत कम होता है. Most of the time, whatever is your equity allocation, it is better to remain invested. And the other thing also is that the 10 best days, all of them came when in periods of fear, anxiety, uncertainty. जैसे आजकल ये लोग मेरे से पूछते रहते हैं SIP बंद कर दूं क्या, मार्केट से निकल जाऊं क्या. जब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, those are the times when the sharp up moves come. The sharp up moves don't come in a bull run, interestingly. जो एक दिन में बहुत मार्केट भागता है वो बुल रन में नहीं होता. मतलब the only exception were 1 or 2 days in the Harshad Mehta teji, because those were rigged markets. In a normal market it's not happened even once. तो इसलिए जब इस तरह की जब डर लग रहा हो तब इन्वेस्टेड रहना ही बेहतर रहता है. And this is shown by data also. There have been studies done, not just in the US but all over the world, Brazil, Portugal, ये वो, and all of them the conclusion is the same कि sentiment is a contraindicator. When there is fear, anxiety, uncertainty, the next period returns are above average. When there is huge buoyancy and optimism, next period returns are below average. तो और जब हमको मतलब as PMS providers, when we feel there is uncertainty, we buy hedges, which is typically a put on the Nifty. कई बार unused जाता है. अब 2024 में हमारा 1.5% खर्चा हो गया hedges में, which were not eventually used, because वो हम लोगों ने मार्च में भी hedge किया, इलेक्शन रिजल्ट से पहले भी hedge किया, and both times the volatility was very short lived. But ठीक है, I mean that's like buying health insurance and saying कि इस साल hospitalized तो हुए नहीं, waste हो गया. रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही ना मैम, वो तो बहुत जरूरी है. हाँ, बट वही चीज भूल जाते हैं ना, जब तेजी होती है तब रिस्क मैनेजमेंट सब भूल जाते हैं. वही तभी ये सुनने को मिलता था कि why are you so conservative? People need to come and tell me कि I want to take high risk to get high returns, don't be conservative. On my portfolio you manage it that way. I said only thing certain with high risk is high losses. High returns are not certain. किसी ने लिख के नहीं दिया कि आप high risk लेंगे तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैम इस सेंटिमेंट में या इस डर के माहौल में आप क्या सुजेस्ट करेंगी कि किस टाइप के स्टॉक में या किस टाइप के सेक्टर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? So as I said, हम लोग तो हर तिमाही पे एक बार दोबारा देखते हैं. तो I can only tell you कि अभी हम लोग कहाँ overweight हैं. So where we have been overweight for some time has been IT, pharma, auto components. More stock specific, we have bought off late little more of FMCG and chemicals. Right. Capital goods, interestingly, I mean this is where our system helped us. Most people discovered capital goods and industrials in 2023. Okay. Our system signaled it, and we have been overweight on that sector from October 21. Right. हम लोग तो हर क्वार्टर पूछते रहे कि स्टोरी ओवर है क्या. So October 24, so after 3 years we went underweight that sector. बट उसके बाद काफ़ी करेक्शन हुआ है, तो 2-4 स्टॉक वापस आ गए हैं पोर्टफोलियो में जनवरी में. बट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग. बैंक्स वी आर यूजुअली अंडरवेट, एंड आई थिंक वी आर स्टिल वुड बी सम अंडरवेट, बट जनवरी में हमने थोड़ा ऐड किया है बैंकिंग और फाइनेंस में. वहाँ तो हम डर के निवेश करते हैं. वो कोई मुझे कह भी रहा था कि मैम आपका तकिया कलाम है कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स एंड लेंडर. मैंने कहा बात सच्ची है. वहाँ नेगेटिव सरप्राइज का जो डर रहता है ना, इस बार भी रिजल्ट्स में ये तो दिख रहा है कि क्रेडिट पे प्रेशर है. क्रेडिट क्वालिटी पे प्रेशर है. नहीं बिल्कुल. जैसे मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे था. जैसे मार्केट इन्फ्लेशनरी कंसर्न से जैसे हम डील कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी अभी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हैं. अगर हम सेक्टर जैसे रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल देखें जो हायर इंटरेस्ट रेट से काफ़ी इम्फेक्ट हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सेक्टर्स जल्दी रिबाउंड करेंगे या ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड पेन फेस करेंगे? कि इंटरेस्ट रेट तो एक्चुअली कम होने से वैसे तो बूस्ट मिलता है इन सेक्टर्स को. दैट्स एटलीस्ट द थ्योरी.
सो इसलिए इंटरेस्ट रेट कम होने से तो इनको कोई नुकसान तो नहीं होता. But real estate is a high risk sector. We generally do not have exposure in it, so I don't follow it that closely. Autos में भी हमारा exposure है and auto components में थोड़ा ज़्यादा है, but overall auto and auto components together we would be overweight. So that's where we are. As I said, interest rates when they go up, they actually, at least again theoretically, help banks, because banks में आप loan को पहले थोड़ा boost कर देते, लोन पे इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, डिपॉजिट्स पे तो धीरे धीरे जब डिपॉजिट रिन्यू होती है तभी चेंज होता है, तो इन द इंटरिम द मार्जिन्स गो अप. So you're saying So that is the impact of interest rates. Of course, the one other impact which we are seeing in action also, which is also there in macroeconomic theory, I mean that's like the page 1 of any macroeconomics book, is that when you cut interest rates, and as it is, the differential between the interest rates in India and in the developed world was at a I think 2-decade low or something to start with. उसके बाद आपने और काट दिया, तो अब इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल और कम हो गया. तो ये तो इकोनॉमिक थ्योरी ही है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कम होगा, आपने इंटरेस्ट रेट कट किया तो योर करेंसी विल फॉल. सो दिस वाज अ नोन थिंग कि रुपी पे इस पे प्रेशर आएगा. सो आई डोंट नो व्हाई आरबीआई थ्रू सो मच मोर मनी ट्राइंग टू डिफेंड द रुपी वैल्यू. फेयर इनफ. तो मैम जब रुपये की बात आती है तो ट्रम्प प्रेसिडेंसी पे ऑटोमेटिकली बात आती है. सो ट्रम्प प्रेसिडेंसी के अंडर आपको ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, खासकर उनके ट्रेड टैरिफ्स और डीरेगुलेशन के स्टांस को देखते हुए? टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्रीज को कौन सा टेलविंड मिलेगा और कौन सी इंडस्ट्रीज क्रॉस फायर में आ सकती हैं? देखिए, जब ट्रम्प जी ने इलेक्शन जीता था, इवन बिफोर ही टुक ओथ इन नवंबर, आई हैड रिटन अ आर्टिकल इन इकोनॉमिक टाइम्स. आई सेड whoever is predicting कि मार्केट्स में ये होगा, आई मीन व्हाट क्रिस्टल बॉल डू दे हैव? दिस पर्सन इज सो अनप्रिडिक्टेबल, यू डोंट इवन नो व्हाट ही विल डू. उसका वो फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर इफेक्ट क्या होगा कि वहाँ के इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन पे, वहाँ का इकोनॉमी पे, प्लस वॉट एवर इज डूइंग इन जियो पॉलिटिक्स, हाउ अदर लीडर्स रिएक्ट, एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई सेड लाइक यू हैव टू बी स्मोकिंग समथिंग टू से दैट यू नो व्हाट विल हैपन, एंड स्पेशली व्हेन यू आर कंपाउंडिंग ट्रम्प विद मस्क. If you are to compound uncertainty, you could not have done better than marry Trump and Musk. तो वो तो अभी देखने को मिल ही रहा है. पहले बोला कि हम लोग चाइना पे 60% टैरिफ लगाएंगे, तो उन्होंने तभी कहा था कि अगर आप सब जगह टैरिफ लगाओगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. बिल्कुल. तो आपने देन इन द फर्स्ट राउंड यू पुट एक्चुअली लोअर टैरिफ्स ऑन चाइना एंड हायर टैरिफ्स ऑन मेक्सिको एंड कैनेडा. देन यू रोल्ड इट बैक. सो लॉट ऑफ हिज अनाउंसमेंट्स आर जस्ट opening of a negotiation. Right. So, but what has already happened in the US is that inflation has gone up, and number 2, कल ही वो डेटा आया consumer confidence का. So consumer confidence drop is the highest since August 2021. So this uncertainty ultimately impacts people's mindsets कि अगर आप लोगों को नौकरी से निकाल रहे हो in the government and suddenly doing arbitrary things, that will, I think, have an impact on the American economy. I mean, that's, in fact, just before this, that's what we were discussing in our investment committee, that what will happen to the American economy as a result of this rise in uncertainty and lower confidence. अब इंडिया का भी जहाँ तक सवाल है, जैसे बीच में अभी वो है कि फार्मा पे 25% टैरिफ. Now, on one hand, you are saying that the average American is facing very high costs. Now, one of the ways, and the fact is that US has the highest healthcare costs and the worst health outcomes in the developed world, more or less. Yes. When सबसे ज़्यादा खर्चा भी वो करते हैं, और फिर भी whether you look at life expectancy or infant mortality, they are at the poorer end among the developed countries. तो अगर आप टैरिफ बढ़ाएंगे ड्रग्स पे तो हेल्थ केयर कॉस्ट गोज अप इवन फर्दर. सो अगेन दिस मे बी एन ओपनिंग गैम्बिट टू गेट फर्दर कंसेशन. एज इट इज, इंडिया हैज गिवन लॉट ऑफ कंसेशन ऑन टैरिफ्स टू स्टार्ट विद. Right. तो अभी तो मतलब things are still unfolding, very difficult to say what to, and there are also indirect impact कि अगर metal, while you may not be exporting much metal to the US, but if other countries are affected, they might start dumping metals in India.
तो Fair enough. many uncertainties अभी मतलब all you can say is uncertainty has gone up. राइट ओके मैम अब समथिंग अबाउट चाइना इनफैक्ट चाइना को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में लेकर काफ़ी बज़ हो रहा है डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स खासकर टेक स्पेस में जैसे कंपनीज हैं अलीबाबा टेंसेंट इनमें सिग्निफिकेंट सेल ऑफ्स देखे हैं हमने लेकिन अभी लो वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स क्या आपके ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या आपको लगता है कि चाइना का टेक सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है या फिर नियर टर्म में इसमें रिस्क ज़्यादा है? ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर ले इन्वेस्टर हैं आप कभी भी नैरो थीम्स में इन्वेस्ट नहीं करें। तो जैसे 21 में भी आपके आए थे नैस्डैक फंड्स, ग्रेटर चाइना फंड्स, तो इस तरह की चीज़ में जाए नहीं क्योंकि होता यह है कि भारत में हार्डली किसी के पास ग्लोबल एक्सपर्टीज है। आई मीन वी आर एन एक्सेप्शन बिकॉज वी वेंट ग्लोबल इन 1999. वी वर नॉट जस्ट द फर्स्ट इंडियन, वी वर द फर्स्ट एशियन मेंबर्स ऑफ द लंडन स्टॉक एक्सचेंज अदर देन द जापानीज and then of the NASD the next year. तो होता ही है कि लोगों को वही जो चार नाम मालूम है कि यूएस में या तो आप नैस्डैक या S&P इंडेक्स का कुछ फंड और या स्ट्रक्चर लेके आएंगे या जो आपको 5-6 कंपनी का नाम मालूम है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे और वही चीज़ चाइना में भी होती है। तो लाइक इन ग्लोबल फंड्स व्हेन वी इन्वेस्ट इन चाइना हम लोग यही नहीं कि अलीबाबा टेंसेंट टाइप में ही इन्वेस्ट करें। हो सकता है हम एक शू मेकर में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक सेमीकंडक्टर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो in fact for about 3 to 4 years we had gone totally out of these companies और उसका रीज़न बहुत सिंपल था। आपको याद हो तो एक अलीबाबा की सब्सिडरी का IPO आने वाला था and then the government cracked down and they stopped that IPO and that was when we said कि अब now these companies we cannot make a business call because this is an unmodelable risk because basically the Chinese government is saying कि हमको इतने powerful लोग नहीं चाहिए। राइट तो उसमें आप क्या हो सकता है कुछ नहीं मालूम। तो हम लोगों ने उसी टाइम वो सब छोड़ के then we went into companies as I said which are not that well known। और दूसरी चीज़ चाइना also is a great example which I often cite कि how markets and economies can be disconnected। चाइनीज़ मार्केट का हाई बना था 2007 में, उसके बाद GDP ऑलमोस्ट 7 गुना हो चुका है एंड वो हाई नहीं निकला है अभी तक। सो वी हैव बीन वॉचिंग अ लॉन्ग टाइम कि मतलब लगता है कि हाँ चाइना बॉटम आउट कर गया, अभी चलेगा, बट वो कन्फर्मेशन आती है फिर वो गिरता है। तो अभी एक और चल रहा है। ऑफकोर्स इन दिस मूव द टेंसेंट्स एंड अलीबाबाज आर डूइंग वेल। So because they had been like not done anything for even longer than the Chinese market, so I think we are somewhat overweight in our global funds on China, but you should never go, as I said, into all out into a narrow theme. Okay. तो अगर मैम किसी इन्वेस्टर को, इंडियन इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाई करना और चाइना में इन्वेस्टमेंट करना है तो बेस्ट वे क्या हो सकता है? बट वही मैं बोल रहा खाली चाइना में इन्वेस्ट नहीं करना, डाइवर्सिफाई करना, दैट इज द रॉन्ग थिंग टू डू। सो आई मीन यू आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन। No, सो diversify यू थोड़ा शुड सा करना इन्वेस्ट इन अ ग्लोबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड द फंड मैनेजर शुड हैव द स्किल कि अभी चाइना ओवरवेट करना है, अंडरवेट करना है, तो वो आपको वो देखना पड़ेगा। And certain countries you can directly buy stocks, certain countries you have to buy ETFs also, so that there also the structures help because as a global fund I may be able to access stocks whereas you may not be able to। Fair enough। जैसे इंडिया में भी आप कोई फॉरेन इंडिविजुअल तो आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में। दे हैव टू गो थ्रू अ fund which is accredited as a foreign portfolio investor. So the best way is every country has certain restrictions on what you can do. Like China के कुछ stocks Hong Kong listed हैं, those may be more accessible than the mainline China stocks. Right. So basically the right way is to go through some fund manager basically. Yes, and as I said, don't go into a narrow theme कि खाली चाइना ही ले जाके। नहीं, किसी ग्लोबल फंड में जाके बेटर रहेगा। फेयर मैम। ओके मैम अब इंडिया में आते हैं। मैम आरबीआई ने रिसेंट में कुछ की अनाउंसमेंट्स किए हैं इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी मेजर्स के बारे में। रेट कट्स मार्केट को स्टेबलाइज किया है थोड़ा सा, लेकिन आप इन मूव्स को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स पर स्पेशली? सी आरबीआई हैज़ अ टफ जॉब बिकॉज you see problem is you can't control everything together कि
आइडियली आपको क्या चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, ग्रोथ ज़्यादा हो, करेंसी स्ट्रांग रहे. But as I always say, you are trying, if you try to fit all these 5 things into that box can contain only 3. Yes. तो वो कुछ ना कुछ वहाँ से ऐसे बाहर आएगा. तो जैसा कि मैंने पहले अभी बात ही हुई कि इंटरेस्ट रेट कट होगा तो करेंसी पे प्रेशर आएगा, स्पेशली सिंस यू आर ऑलरेडी ऑन अ रिलेटिव बेसिस एट अ लो इंटरेस्ट रेट एंड येट यू हैड टू डू इट बिकॉज अभी ग्रोथ कंसर्न्स आर प्रीटी सीवियर. सो अगर आपको ग्रोथ को बूस्ट करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा. सो टू माय माइंड एंड द RBI should let the rupee go because the economists who look at things like on a trade weighted basis, they say the rupee is still overvalued. Right. इसका fair value maybe 93 है, 95 है, something like that. So there's no point throwing away your FX reserves trying to and plus of course the theory also says that your currency depreciates, obviously your exports become little more attractive for the buyer. Though ये भी होता है कि buyer normally will negotiate down. I mean I was talking to some exporters, बोल रहा है अभी जो order है वो तो चला जाएगा, उसके बाद से they will say ask for a cut कि अभी तुम्हारी currency depreciate कर गई है. तो it's not never that simple. Right. तो मैम दिस रेट कट्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में what do you think क्या अफेक्ट करेगा ये? Let us see. Abhi, as I see, there are 2 parts to the banking and finance sector. If you're talking of the stocks, one is that it has been a long period of underperformance. Right. Our PMS started roughly 5 years ago, and in these 5 years, the bank Nifty has underperformed the Nifty every single year, barring 2022. So in 2020, it was the only sector index that declined for the year in 20. Right. In 21, the market was up 22%, the bank Nifty was up only 11. 2022 is the only year when it outperformed, and that's the only year where we were market weight to slightly overweight in banks. And then again 2 years it has underperformed. So just because it's underperformed a lot, it is looking little better. I mean, not that like it's a screaming buy or anything, but it's looking better than it used to. And but I mean, as I said, my concerns are to do with credit because there's been a lot of talk about how credit is not looking that good. Of course, probably the pressure will be more on the NBFCs and fintechs because they have lower credit norms than banks. Essentially, मतलब वो उनसे पैसा वो borrow करता है जिसको बैंक से नहीं मिल रहा होता है. तो वहाँ ज़्यादा हो. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ संदीप, जब I had talked about both these things separately, but I had not put it together. So I was speaking at a conference जहाँ Mr. KV Kamath भी बोल रहे थे, and then he said कि ये जो derivative losses का figure की बात आती है, जो भी 1.5 लाख करोड़ या whatever that number is, how do you think it has been funded? He said that's the link to the unsecured credit because ultimately most of it has been funded through unsecured credit. So that's again such sort of sword hanging. वो कभी ना कभी तो कुछ होगा ही. Exactly. So I'm as I said a nervous investor in banks and lenders. I've been a banker. See, banking का fundamental क्या है कि when you lend to someone and your customer does very well, तो आपको कुछ extra bonanza नहीं मिलता है. Fair enough. राइट. सो योर कंसर्न इज ओनली कि रिस्क बढ़ गया तो पैसा वापस नहीं आएगा. इनफैक्ट वो बहुत अच्छा करेगा तो वो शायद इंटरेस्ट रेट भी आधा 1% कम करा ले अगले राउंड में. सो योर फोकस इज ऑलवेज ऑन व्हाट कैन गो रॉन्ग. मैम, रिगार्डिंग द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को देखते हुए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट को काफ़ी वॉलेटाइल बना रहे हैं बेसिकली. इफ़ यू सी, आपके हिसाब से इंडिया में कौन से सेक्टर्स ग्लोबल डिस्ट्रप्शन से सबसे ज़्यादा इंसुलेटेड हैं? कि क्या डिफेंस है या फार्मा है या ऑटो, ये रिन्यूएबल सेक्टर्स हैं, या ऐसे अनसर्टी में थ्राइव करने लिए ये बेटर पोजीशन में हैं, या इन्वेस्टर्स को कमोडिटीज़ या डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, या वो शिफ्ट हो रहे हैं? सी संदीप, एक तो बात है कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है नहीं, अदर देन IT. राइट. सो एंड ये जो जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन की मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. जब ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, अब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 3 साल होने लगे हैं, फरवरी 2022 की बात है. तो उस दिन, जिस दिन लोगों को लगा था कि अब तो बस पता नहीं क्या होने जा रहा है दुनिया में,
उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था, मैं टीवी पर भी आई थी और मैंने ये कहा था कि द मार्केट्स विल फॉरगेट इट वेरी सून. एंड दिस वाज, आई एम अ डेटा पर्सन, सो व्हाट हैड वी डन, बिकॉज ये थोड़ा बिल्डअप तो हो रहा था बिफोर द फाइनल इन्वेजन. तो वो हम लोगों ने पिछले 50 साल का डेटा देखा on every geopolitical event, the 2 Gulf Wars, US bombing Libya, 9/11, Afghanistan, जब भी कुछ हुआ तो उस इवेंट के पहले और उसके आसपास there is like lot of turmoil in all markets. But within 6 months to a year, it is gone. It doesn't show up. And see, there are not enough events to do a statistical analysis, but in this it was very easy because it was true in every single case. Fair enough. कि वो 6 महीने साल भर में मार्केट्स भूल जाती हैं. द ओनली थिंग्स एंड द अदर पार्ट इज द मार्केट्स भूल जाती हैं लेकिन वॉर ख़त्म नहीं होती है. इवन इफ द एडवर्सरीज आर वेरी मिसमैच्ड, मतलब अमेरिका और वियतनाम का 1960s में क्या मुकाबला, लेकिन फिर भी वो वॉर चलती रही, अफगानिस्तान से चलती रही, वो वॉर नहीं ख़त्म होती लेकिन दुनिया आगे बढ़ जाती है. सो इफ़ योर नैरो फोकस इज नॉट ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स बट मार्केट्स, तो वो होता है. अदर देन दैट, एज आई सेड इवन देन, कि आपको खाली जो चीज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है कि यूक्रेन एंड रशिया आर बिग कमोडिटी प्लेयर्स, तो उससे कमोडिटी प्राइसेस पे क्या होगा और उसके कारण किसी कंपनी का अर्निंग बढ़ेगी, किसी की घटेगी. ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू लुक एट. बट द वॉर इटसेल्फ people forget. I mean, it scrolls out except the Russian and Ukrainian their own markets. बाकी सब जगह it scrolls off. Fair enough, ma'am. तो मतलब बेसिकली कोई ऐसा नहीं कि आप फार्मा में रहें या डिफेंस में रहें या रिन्यूएबल सेक्टर्स में रहें. See, pharma, as I said, we are overweight, so we still like that sector overall. Okay. Even though अभी थोड़ा ये ट्रम्प की अनसर्टनिटी का क्वेश्चन मार्क वहाँ है. So अगर आप बोल रहे हैं कि ग्लोबल से आपको इंसुलेट होना है तो फार्मा इज नॉट द प्लेस in that sense, meaning Indian pharma has a reasonable exposure to exports. Fair enough. और renewables वगैरह again very narrow themes. I mean, I have written about this कि see, any technology, there are many question marks. One is which technology will succeed, how long will it take to succeed. अभी देखिए ना, ये even in ऑटोज पहले था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हैं, फिर बीच में हाइब्रिड का भी आया, अभी तक भी इतनी क्लैरिटी नहीं है. और फिर अगर जो टेक्नोलॉजी सक्सीड भी करती है, who will succeed? You know, renewables का आपने नाम लिया, you would be surprised, in 1990s I used to go and meet renewable energy companies in the south, in South India. इलेक्ट्रिक कार हमारी वो रेवा कार तो 20 साल पहले आई थी. तो people forget, it all scrolls off. Google Glass, 3D television, एप्पल कार, सबका बड़ा फैनफेयर से लॉन्च हुआ था. देयर सो मेनी टेक्नोलॉजीज दैट गो ऑफ. आई रेड a farewell column by someone who was an international technology columnist for 40 years, and he listed out, you know, how many supposedly big bang technologies never fructified. Right. And even if they fructify, आप 20th century में देखिए, which are the 2 things which fundamentally changed how human beings live? Automobiles and aviation. Right. And both have been a graveyard of companies. Investors ने पैसा नहीं बनाया उसमें. बिल्कुल. So इसलिए वो बहुत narrow themes में मत जाइए. And again, renewable energy, the other thing is that entry barriers are very low. Entry barrier is only getting money. Thank you, ma'am, for joining this session. It was really, I'm sure this will be very beneficial to all our viewers and everyone. Thank you once again for joining. Thank you for having me. And to just remind the viewers, this book is available on Amazon. So I hope all of you read it, because some of the things I've talked about here, I have explained in greater detail, and I've made it as simple as I can. Thank you. So thank you.